जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का छठा पेपर। एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का छठा पेपर। इसमें साथियों हम आपके लिए कराएंगे, सबसे पहले आपके लिए हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। क्या सबसे पहले हम आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो साथियों परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, और साथियों उसके बाद जो भी जितने इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन बचेंगे हम उसके बाद उन मॉडल पेपर में से जो भी क्वेश्चन बचेंगे उनको अपलोड करेंगे। क्योंकि साथियों हमने देखा लास्ट बार जो आपका 5वां पेपर आया था वो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस भी आया था, लेकिन क्वेश्चन अलग आए थे। ठीक है, और साथियों मैं आपको बताऊं क्वेश्चन अलग भी आते हैं और साथियों कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है। तो इसलिए साथियों मैं इस पेपर में और जो 7वां पेपर होगा आपका, इन दोनों पेपरों में सबसे पहले 10 क्वेश्चन में कराऊंगा इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा करेंगे उनको भी मैं अपलोड किया करूंगा, क्योंकि साथियों आप उन वीडियो को भी एक बार देख लें ताकि साथियों पेपर कहीं से भी आ जाए हम अपनी समझ से क्वेश्चनों का उत्तर दे सकें। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, कोर्स 6, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। साथियों जिसका पेपर कोड है G273, G273 साथियों आपका पेपर कोड है इसका। और साथियों पेपर है आपका 6, पेपर कौन सा 6। साथियों आज इसमें हम आपके लिए पहले तो इसका वो देखेंगे सिलेबस कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जो भी 10 क्वेश्चन होंगे इंपोर्टेंट उनको देखेंगे, और साथ ही जो हमारे इसमें 18 क्वेश्चन दे रखे हैं, जो 8 क्वेश्चन बचेंगे हम इन 10 क्वेश्चनों के बाद उनको अपलोड करेंगे ताकि साथियों आप एक बार उन्हें ओवरऑली देख लें ताकि हम अपनी समझ से उसका उत्तर दे सकें जो एग्जाम में प्रश्न आए। चलिए साथियों सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं, उसके बाद हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। और साथियों आज हम पहले यूनिट से क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो चलिए साथियों सिलेबस देखते हैं। यूनिट है 6, कितनी 6 यूनिट है। तो पहली यूनिट है वैदिक ट्रेडिशंस यानी वैदिक परंपराएं, मनु, कौटिल्य, शुक्र, एपिक रामायण एंड महाभारत, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। साथियों इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं, वैदिक परंपरा यानी वैदिक ट्रेडिशंस। इसमें से आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये साथियों आपका बुक का नाम है। पहला क्वेश्चन यानी पहली यूनिट है आपकी वैदिक परंपराएं। प्रश्न 1, प्राचीन राजनीतिक विचारों की विभिन्न शाखाओं पर प्रकाश डालिए। क्या कि प्राचीन राजनीतिक विचारों की विभिन्न शाखाओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर देखते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों देखते हैं। प्राचीन भारत की शासन पद्धति तथा हिंदू राजशास्त्र का चिंतन वैदिक काल से आरंभ होकर साधारणतः मुगल शासन की स्थापना तक विस्तृत है। वैदिक काल और महाकाव्यों के काल का राजनीतिक चिंतन निश्चित और क्रमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं है। वास्तव में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले राजशास्त्र पर कोई ग्रंथ विशेष नहीं रचा गया। अतः प्राचीन भारत की शासन पद्धति के बारे में जो कुछ भी जानकारी सुलभ है वह प्राचीन साहित्य यथा वेदों, ब्राह्मणों, धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों, जैन ग्रंथों और बौद्ध जातकों आदि से मिलती हैं। इनके अतिरिक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंदकीय नीतिशास्त्र, शुक्ल नीतिसार आदि ऐसे विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो प्राचीन भारत की शासन पद्धति तथा प्राचीन हिंदू राजशास्त्र पर प्रभुत्व सामग्री प्रदान करते हैं। हिंदू काल के राजनीतिक चिंतन पर अनेक विदेश वर्णन से भी जानकारी प्राप्त होती है। कुछ संस्कृत साहित्य के ग्रंथ जैसे पाणिनि का व्यापार यानी व्याकरण अष्टाध्यायी, कालिदास का रघुवंश काव्य, विशाखदत्त का मुद्राक्षस नाटक आदि भी हमारे अध्ययन विषय के बारे में पर्याप्त सूची देते हैं। ठीक है साथियों, अब देखते हैं विचारों की विभिन्न शाखाएं। विचारों की विभिन्न शाखाएं। प्राचीन भारत में विचारों की अनेक शाखाएं प्रचलित थीं।
इन ज्ञान के रूप में सर्वप्रथम वेदों का अभ्युदय हुआ। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अतः आर्यों के भारत आगमन के पश्चात विभिन्न प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। उनमें चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा अनेक उपनिषद सम्मिलित हैं। वैदिक काल के पश्चात उत्तर वैदिक काल में भी अनेक ग्रंथों का पुराणों की रचना हुई। इसके पश्चात महाकाव्य काल में रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अनेक प्रकार के राजनीतिक विचारों तथा सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। इसके उपरांत बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में अनेक प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। मनुस्मृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त कामंदक नीतिशार तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में विभिन्न गुण सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत में राजनीतिक विचारों का सृजन होने लगा था, जिसका क्रम ईसा के बाद लगभग 16वीं शताब्दी तक चलता रहा। प्राचीन भारत की विभिन्न शाखाओं को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। उनको देखते हैं। पहला, वैदिक युग में विचार चिंतन। वैदिक युग के विचारों की विशेषताओं को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, वैदिक कालीन विचारधारा इस बात पर बल देती है कि राजा अथवा शासन का विभिन्न चरणों में विकास हुआ, क्योंकि पहले अवस्था राज्यविहीन थी। शासन का उद्भव एवं विकास परिवार से हुआ है। दूसरा, शासन का केंद्र बिंदु राजा था, परंतु वह स्वच्छंद तथा स्वेच्छाचारी नहीं था। उस पर प्रजातंत्रात्मक तत्वों का नियंत्रण था। वह सभा तथा समिति की सहायता से में शासन का संचालन करता था। तीसरा, इस युग में राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा पर विशेष बल दिया गया था। राजा अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों का संपादन करता था। चौथा, इस युग में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया जाता था, क्योंकि वेदों के पठन पाठन का अधिकार ब्राह्मणों को ही प्राप्त था। पांचवा पॉइंट, राजा में अनेक देवताओं, करुण, इंद्र आदि के अंशों की कल्पना की गई थी। इन युग में राजतंत्र के शासन की सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता था, परंतु राजतंत्र का स्वरूप वंशानुगत नहीं था। राजा को जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता था। यदि राजा धर्मानुकूल आचरण तथा व्यवहार नहीं करता था तो उसे पदच्युत भी किया जा सकता था, यानी पद से हटाया भी जा सकता था। सातवां, राज्यों का संगठन जनपद के रूप में था। वैदिक युग में गणतंत्र तथा राजतंत्र दोनों प्रकार की संस्थाओं का अस्तित्व था। अब सेकंड, महाकाव्य युग में विचार। महाकाव्य युग में विचार। वैदिक युग के पश्चात रामायण तथा महाभारत में अनेक प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। इन ग्रंथों में निहित विचारधारा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, रामायण में भारत की भौगोलिक एकता पर ही नहीं वरन सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एकता पर भी पर्याप्त बल दिया गया। दूसरा पॉइंट, रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अर्थशास्त्र तथा दंडनीति के विशेषज्ञों को ही आर्थिक तथा राजनीतिक मामलों में विचार विमर्श करने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट, जीवन के उद्देश्यों के रूप में त्रिवर्ग धर्म, अर्थ तथा काम को ही महत्व दिया गया है। चौथा, रामायण में सीमित राजतंत्र की विचारधारा का समर्थन किया गया है। राजा के लिए जनमत का आदर करने पर विशेष बल दिया गया है। पांचवा, रामायण में भी वर्ण व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों को सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। छठा पॉइंट, महाभारत में राज्य की उत्पत्ति के देवी तथा समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है।
सातवां, महाभारत में भी राजा को देवताओं के गुणों से परिपूर्ण माना है। राजा विभिन्न देवताओं के अंश से उत्पन्न हुआ, इसके बावजूद भी सीमित राजतंत्र की अवधारणा को महत्व प्रदान किया गया है। राजा की सत्ता पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। आठवां पॉइंट, महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति, राजधर्म तथा शासन पद्धति के संबंध में अनेक प्रकार के विचारों का उल्लेख किया गया है। 9, महाभारत तथा रामायण में राजा यानी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। साथियों, ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत, ऐसे ही आपको मनु के सप्तांग सिद्धांत कराएंगे। 10वां, महाभारत तथा रामायण दोनों में ही राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है। 11, इन ग्रंथों में लोकप्रिय संस्थाओं जैसे परिषद, समिति तथा संसद का उल्लेख मिलता है, अर्थात इसमें लोकप्रिय संप्रभुता के विचार को महत्व प्रदान किया गया। 12, इन महाकाव्यों में समता, स्वतंत्रता, धर्म, प्रेम, सहयोग तथा सामंजस्य पर विशेष बल दिया गया है। तीसरा पॉइंट, बौद्ध युग में विचार। क्या? बौद्ध युग में विचार। बौद्ध युग की विचारधारा को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव दुख का कारण ग्रहण तृष्णा अर्थात इच्छा का होना है। सर्वोच्च ज्ञान तथा निर्णय की प्राप्ति के लिए मनुष्य को इच्छाओं का दमन करना चाहिए। दूसरा, बौद्ध धर्म विशेषकर ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, बौद्ध के मतानुसार धर्म कानून के समान जातियों का कोई विशेषाधिकार नहीं है तथा तपस्वी के जीवन में जाति पूर्णता महत्वहीन है। चौथा पॉइंट, बौद्ध विचारधारा में हमें राजतंत्र के दर्शन होते हैं, परंतु राजा का पद वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होता था। चौथा पॉइंट, मनुस्मृति में विचार। मनुस्मृति में भी शासन के विभिन्न सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। मनुस्मृति में दिए गए विचारों तथा मनु के दर्शन को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, उनको देखते हैं। मनुस्मृति पर प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों, स्मृतियों तथा धर्म ग्रंथों का प्रभाव पड़ता है। मनुस्मृति हिंदू कानून पर सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तीसरा, मनुस्मृति में राजा की देवी स्वरूप मान्यता प्रदान की गई है तथा उसके देवीय अधिकारों को स्वीकार किया गया है। चौथा, मनु ने यद्यपि राजतंत्र का समर्थन किया है, परंतु उसने राजाओं की शक्ति पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाकर सीमित राजतंत्र का ही समर्थन किया है। पांचवा पॉइंट, मनुस्मृति में राजा के सप्तांग सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। छठा, मनु ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सातवां पॉइंट, मनुस्मृति का महत्वपूर्ण विचार है कि राजा अष्टविध धर्म, पंचवर्ग तथा राजमंडल की चेष्टा पर ध्यान दें। आठवां पॉइंट, मनुस्मृति में शासन की विकेंद्रित प्रणाली का समर्थन किया गया है। 9, विधायिका में ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो वेदों तथा उपनिषदों के मर्मज्ञ हो तथा जो अपने तर्कों के समर्थन में विवेकपूर्ण प्रमाण देने की क्षमता रखते हैं। पांचवा पॉइंट साथियों, अर्थशास्त्र में विचार। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार के सिद्धांतों तथा विचारों का प्रतिपादन किया है। प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। अर्थशास्त्र में वर्णित विचारों की विवेचना निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। पहला, अर्थशास्त्र यथार्थवादी चिंतन पर बल देता है। इसमें ऐसा समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है जिनका व्यक्ति को इहलोक में ही सामना करना पड़ता है। अर्थशास्त्र धर्म तथा राजनीति के पृथक्करण पर बल देता है। तीसरा, अर्थशास्त्र में एक सुदृढ़ तथा केंद्रीकृत शासन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। चौथा, कौटिल्य ने
आन्वीक्षिकी आन्वीक्षिकी त्रिवार्ता तथा दंडनीति का उल्लेख किया है तथा राजा के इनका सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। 5वां, अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। 6वां पॉइंट, अर्थशास्त्र में भी राजतंत्र को शासन का सर्वोत्कृष्ट रूप बताया गया है, परंतु कौटिल्य ने राजा की शक्ति पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों की भी विवेचना की है। अतः कौटिल्य ने भी सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया है। 7वां, कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, परंतु उसने शूद्रों को अनेक अधिकारों को कदापि वंचित नहीं किया। अतः अर्थशास्त्र में समानता तथा स्वतंत्रता के भाव के दर्शन होते हैं। 8वां, अर्थशास्त्र में राज्य के सावयव स्वरूप का उल्लेख किया गया है, अतः यह विचार आंगिक एकता के सिद्धांत की पुष्टि करता है। 9वां, अर्थशास्त्र में भी सप्तंग सिद्धांत तथा मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। मंडल सिद्धांत के द्वारा ऐसी व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है जिसके द्वारा विजिगिसु राज्य अपनी विजय को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए साथियों, 6ठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। प्लीज़ साथियों आप हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि साथियों इससे आपका और आपके फ्रेंडों का भी फायदा हो। चलिए 6ठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6ठा पॉइंट, कामंदकीय नीतिसार में विचार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पश्चात राज्य तथा शासन पर लिखा गया ग्रंथ कामंदकीय नीतिसार का महत्व अन्य सभी ग्रंथों से बढ़कर है। यह ग्रंथ कौटिल्य जैसे विद्वानों के ग्रंथ पर आधारित हैं। इस ग्रंथ में निहित विचार निम्न प्रकार हैं। पहला, कामंद ने राज्य के सप्तंग सिद्धांत के आधार पर राज्य के सावयव स्वरूप की पुष्टि की है। दूसरा, कामंदकीय नीतिसार में जहाँ राज्य के 7 अंगों के गुणों का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर उनके व्यसनों की समुचित व्याख्या की है। तीसरा, कामंदक ने राज्य में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त प्रतिष्ठित किया है, परंतु उसने राजा की असीमित शक्तियों का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार कामंदक ने भी सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। परराष्ट्र संबंधों की व्याख्या करते हुए कामंदक ने मंडल सिद्धांत का विस्तृत रूप में वर्णन किया है। 5वां पॉइंट, कामंदक ने कठोर दंड प्रक्रिया की आलोचना करके उसके सुधारात्मक पक्ष पर बल दिया है। उपयुक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में विचारों की विभिन्न शाखाएं प्रचलित थी, परंतु सभी विचारों में सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ये साथियों हमने आपका पहली यूनिट से एक क्वेश्चन लिया है। इसी तरीके से साथियों हम आपको बता दें, हम 10 क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराएंगे। उसके बाद साथियों जो इस मॉडल पेपर में 8 क्वेश्चन बचेंगे उनको भी हम अपने वीडियो के माध्यम से अपलोड करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद साथियों।